हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, हम लोग चंद राजवंश पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने बाज बहादुर तक कंप्लीट कर लिया था। तो उम्मीद करती हूँ वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 1678 में जब बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है तो शासन पर कौन बैठता है? उद्योत चंद। ठीक है, ये राजा उद्योत चंद है। जो हमने पहले पढ़ा था वो उद्योग चंद था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, दोनों अलग अलग पर्सन है। ठीक है, ये उद्योत चंद है। तो जब उद्योत चंद जो है वो शासन पर बैठता है तो उसका भी जो है विस्तार, राज्य का विस्तार करना वो भी चाहता था कि मैं भी अपने राज्य का जो है विस्तार करूँ। लेकिन उस दौरान क्या होता है, जो गढ़वाल और नेपाल का जो शासक होता है, गढ़वाल का शासक उस दौरान मेथिनीपाल होता है और नेपाल का जो शासक होता है वो देवपाल होता है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, मिलके संधि कर लेते हैं और अपनी संधि में ये क्या निश्चय करते हैं कि हम दोनों मिलके जो है, जो मेथिनीपाल होता है ये कहता है मैं पूरब की तरफ से आक्रमण करूंगा, मतलब कि अल्मोड़ा की साइड से मैं आक्रमण करूंगा, जो डीडीहाट का एरिया है वहाँ से। और देवपाल कहता है कि ये चंपावत की साइड से अटैक करेगा, आक्रमण करेगा ये उद्योगचंद के एरिया पे, कुमाऊँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये लोग अटैक करने की सोचते हैं, आक्रमण करने की सोचते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये दोनों इस पे आक्रमण करते हैं तो उद्योगचंद जो क्या करता है कि ये इन दोनों को जो है परास्त कर देता है, ये दोनों युद्ध हार जाते हैं। और इस घटना से जो है उद्योगचंद काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होता है इस चीज़ को लेकर कि मैंने जो है दो राज्य की सीमाओं को, दो राज्य के जो देश हैं उसकी सेना को हराकर मैं जो है युद्ध जीत चुका हूँ। ठीक है, तो इस घटना से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होता है उद्योगचंद और ये जो है वहाँ से चला जाता है और ये स्नान करने चला जाता है उस दौरान प्रयागराज में। ठीक है, तो ये प्रयागराज में जो है स्नान करने चला जाता है और ये तकरीबन 1682 की घटना है जब ये प्रयागराज जाता है। और प्रयागराज की ये रघुनाथपुर घाट में प्रयागराज जाता है 1682 ईस्वी में। ठीक है, वहाँ पे ये कहाँ जाता है, रघुनाथपुर घाट होता है, उसमें ये स्नान करने के लिए चला जाता है। ठीक है, तो ये जिस दौरान यहाँ गया हुआ रहता है रघुनाथपुर घाट, तो उस टाइम पे जो देवपाल रहता है जो कि डोटी का शासक है, वो क्या करता है, दोबारा से यहाँ अटैक करता है और चंपावत पे ये दोबारा से अटैक कर जाता है। ठीक है, देवपाल जो रहता है चंपावत के काली घाटी वाले एरिया पे ये अटैक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अटैक करता है, लूटपाट मचाते हैं ये लोग यहाँ पर। और जब इस घटना का पता उद्योगचंद को चलता है तो यहाँ से तुरंत वापस आता है प्रयागराज से और वो जो है चंपावत की ओर सेना लेकर चढ़ जाता है। तो इतनी सी ये बात सुनते ही जो है कि वो दोबारा वापस आ चुका है उद्योगचंद, जो डोटी का शासक होता है देवपाल, वो वहाँ से भागकर डोटी चला जाता है, नेपाल चला जाता है। ठीक है, और उसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है, नेपाल की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी अजमेरगढ़ में जाके वो छुप जाता है। ठीक है, तो अजमेरगढ़ में जाके जब ये छुप जाता है तो जो उद्योगचंद होता है वो चंपावत से तो इनको खदेड़ देता है, लेकिन वो चंपावत से अपनी सेना लेकर फिर वहाँ नेपाल पर चढ़ाई कर देता है। ठीक है, नेपाल पर चढ़ाई करने के बाद वो अजमेरगढ़ चला जाता है। वहाँ से भी जो डोटी का शासक था वो वहाँ से भागकर कहाँ जाता है, अपनी शीतकालीन जो उसकी राजधानी होती है जो कि जुराइल दीपाइल होती है, जुराइल दीपाइल कोट। ठीक है, यहाँ पर जाकर छुप जाता है। ठीक है, जुराइल दीपाइल कोट में जाकर छुप जाता है। तो जो उद्योगचंद की सेना होती है वो अजमेरगढ़ से ही वापस चली जाती है, वहीं पे वो लूट खटास मचाकर वापस चले जाते हैं, दोबारा चंपावत चले जाते हैं अपने राज्य में। ठीक है, तो लगभग वो 1683 का टाइम था जब ये यहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं अजमेरगढ़ में। ठीक है, 1683 का ये टाइम था, 1683 ईस्वी का। ठीक है, तो ये जो है चंद शासकों में ये ऐसा पहला शासक था जिसने कि डोटियों की राजधानी तक को जीत लिया था। ये इनका पहला शासक ऐसा है। ठीक है, इससे पहले भारती चंद हुआ है लेकिन वो इतने अंदर तक नहीं गया था, अजमेरगढ़ जुराइल कोट तक वो नहीं पहुंच पाया था, लेकिन इसने जो है इनकी राजधानी तक को जीत लिया था। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये 1683 में जो है अजमेरगढ़ तक को जीत लेता है। तो जब ये घटना होती है इसके बाद भी जो डोटी शासक, जो डोटी के सेना जो वहाँ की होती है, डोटी शासक जो होते हैं वो फिर भी नहीं सुधरते हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं, जो सीमा का इनका एरिया होता है, सीमा का जो इलाका है वहाँ पे उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ से परेशान हो जाता है उद्योगचंद
और उद्योगचंद यहाँ पे क्या करता है, दोबारा से जो है डोटियों पर चढ़ाई बोल देता है। ठीक है, ये दोबारा से वहां पर चढ़ाई बोल देता है। इस बार ये युद्ध कहाँ पर होता है, जुराइल दीपाइल कोट में ये युद्ध होता है और वहां पे डोटी की सेना को ये हरा कर लगभग 1688 के टाइम पे ये लोग संधि करते हैं। 1688 ईस्वी में इन लोगों की एक संधि होती है जिसमें कि जो डोटी का शासक होता है वो इनको कर देने के लिए उस स्वीकार कर लेता है इनका कर देना, और वहाँ से इनका जो है कर स्टार्ट हो जाता है उद्योगचंद को देना। ठीक है, डोटी अब इसको कर देंगे, यहाँ तक स्थिति पहुँच जाती है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये दोबारा वापस जाता है और इस चीज़ से काफ़ी खुश होता है इस संधि से, और अपने ये वापस चंपावत में जाके जो है मंदिरों का निर्माण करवाता है, महल बनवाता है। सबसे पहले ये एक महल बनवाता है प्लस कुछ मंदिर भी बनवाता है। ठीक है, जिसमें कि आपसे पूछा जाता है सबसे पहला जो मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी है। दूसरा जो मंदिर है पार्वतेश्वर मंदिर। ठीक है, और तीसरा जो ये मंदिर बनाता है उद्योत चंदेश्वरी। ठीक है, इन 3 मंदिरों का निर्माण करवाता है। और इन लोगों के अंदर ये चीज़ तो थी, चंद जितने भी राजवंश थे इन्हें मंदिर बनवाने का काफ़ी शौक था, तो ये काफ़ी खुश था, इसलिए ये 3 मंदिर बनवाता है। ठीक है, तो ये 3 मंदिर आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन 3 किसी भी एक मंदिर का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि किस चंद शासक के टाइम पे ये मंदिर का निर्माण हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा सुंदरी, पार्वतेश्वरी और उद्योत चंदेश्वरी जो है वो राजा उद्योगचंद ने बनवाई थी। ठीक है, तो इन 3 मंदिरों का निर्माण करने के बाद क्या होता है आगे चल के, इसके बाद क्या होता है कि जो राजा होता है, डोटी का राजा, वो लोग जो है इनको कर देने से मना कर देते हैं। तो लगभग 1696 ईस्वी में क्या होता है कि जो डोटी शासक होते हैं वो जो है उद्योगचंद को कर देने से मना कर देते हैं। ठीक है, इस बात को लेकर उद्योगचंद काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होता है और वो दोबारा से नेपाल पर जो है धावा बोल देता है, दोबारा से वहाँ पर चढ़ाई कर देते हैं। और इस बार जो इनका युद्ध होता है वो बहुत ही घमासान युद्ध होता है, काफ़ी भीषण युद्ध होता है, जिसमें कि जो उद्योगचंद की सेना होती है वो बहुत बुरी तरह से हार जाती है। ठीक है, और इसके बहुत सारे सैनिक जो हैं उनको वो लोग मार काट देते हैं। जो भी उस टाइम डोटियों के हत्थे चढ़ा था वो उसको बिल्कुल काट देते हैं अपनी तलवारों से। और ये सारा दृश्य देखकर जो उद्योगचंद होता है ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इस घटना के बाद जो है ये वापस जाता है, ये यहाँ से भागकर अल्मोड़ा चला जाता है और ये बिल्कुल युद्ध से जो है तौबा कर देता है कि ये अब प्रण लेता है कि मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा। और जो है ये अपना जो सारा इसका जो वक्त था, जो भी इसका शासनकाल बचा था, उसमें ये बस धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ परिवर्तित हो जाता है। अब ये पूजा पाठ को समय देने लगा था, इसके साथ ही साथ ये जो है विद्वानों को बुलाने लगा था, यज्ञ करवाने लगा था। तो पूरी जो इनकी नगरी होती है वो जो है शंखों की आवाज़ से गूंज जाती है इसके बाद। ठीक है, लेकिन ये फिर से उसके बाद युद्ध बिल्कुल भी नहीं करता। इसका जो है मन बिल्कुल ख़राब हो गया था इस घटना के बाद। इसके बाद लगभग 1698 ईस्वी में जो है 1698 ईस्वी में उद्योगचंद जो था ये समझ गया था कि अब मतलब मेरा समय पूरा हो चुका है। ये अपना सारा जो राजपाट था, सारा सब कुछ अपने बेटे को सौंपकर, इसका बेटा होता है ज्ञानचंद, ये सब कुछ ज्ञानचंद को सौंपकर ये वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी पूरी कहानी थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए था वो तो एक तो दोनों राजाओं के नाम थे। ठीक है, जो डोटी का राजा था और जो गढ़वाल का राजा था, गढ़नरेश जो था, इन दोनों के आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरा जो इनकी संधि हुई थी डोटियों के साथ, वो संधि आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए इसीलिए ला रही हूँ ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, इन्हें समझने में दिक्कत ना हो। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आराम से आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो अब 1698 में जो है शासन ज्ञानचंद के हाथों में चला जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो कि 1698 ईस्वी से किसका राजकाज शुरू हुआ था, ज्ञानचंद का। अब ये ज्ञानचंद 2 है, हमने जो पहले पढ़ा था वो ज्ञानचंद फर्स्ट था। ठीक है, तो आगे इसका शासन चलता है
और इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो मैं कोशिश करूँगी जो नेक्स्ट वीडियो है या तो मैं उसी में कंप्लीट करवा लूँगी, या इनके जो शासक हैं वो आगे आने वाली 2 वीडियो में मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। इनको छोटे छोटे भागों में मैं इसलिए डिवाइड करके ला रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसके बाद आप अपनी बुक्स पर जाएंगे तो एक कहानी की तरह आप इसको सुन के जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम ज्ञानचंद 2 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप जो है उद्योगचंद को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और इनका जितने भी बादशाह, जितने भी राजा हुए थे उनको हम ख़त्म करके फिर इनकी जो भी राज्य में इनकी राजधानी क्या थी, कहाँ से इनके जो है साक्ष्य मिले थे, वो सारी चीज़ें हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिए, इतना कुछ टेंशन की बात नहीं है, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ लेना, मैं उसका आपको आंसर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।